क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? मजा में है ना? पढ़ते लिखते हैं ना मन से? एकदम खूब मन से पढ़िए, तन मन धन सब लगा के पढ़िए, ठीक है? चलिए, तो जहां तक हमको स्मरण है कि हम आपको लोकसभा पढ़ा रहे थे, लोकसभा पढ़ाना प्रारंभ कर दिए थे, यही ना? हाँ। देखिए, आइए बोर्ड पे, अब इधर उधर नहीं करना है। लोकसभा के विषय में जानना है हम लोगों को, लेकिन उससे पहले जो पिछला क्लास में पढ़ाए हैं, जो पूछ रहे हैं जवाब दीजिए, ठीक है? जिससे पूछेंगे उसी को जवाब देना है। ए हीरो, टोपी उठिए, इधर इधर उठिए। हाँ हाँ। जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में क्या गो सीट है? आए आए, अब्सेंट थे, कहां गए थे? मारफटा हम ठीक कर देंगे, समझे? घर गए थे। बैठिए, नहीं पूछेंगे। लोकसभा, लोकसभा में थोड़ा दिखाइए तो क्या क्या बताए हैं, थोड़ा सा देखिए। चलिए, तो लोकसभा, लोकसभा के विषय में हम आपको यह बात बताए थे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 यानी अनुच्छेद 81 यह कहता है कि भारत का एक सदन लोकसभा होगा, और जो लोकसभा होता है इसे कई नाम, जैसे कि इसे निम्न सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। साथ ही साथ जो लोकसभा होता है, लोकसभा को पहले लोकसभा नहीं कहा जाता था, बल्कि लोकसभा को पहले जनता का सदन कहा जाता था। जनता के सदन का ही नाम बदलकर 1954 ईस्वी में लोकसभा किया गया। पहली बार लोकसभा का चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, 1952 ईस्वी में हुआ। फिर जो लोकसभा है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कुछ योग्यता होता है, वह यह होता है भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, भारत के मतदाता सूची में नाम हो, भारत के मतदाता सूची में नाम हो। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति के तहत होता है। प्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत जो भारत के भीतर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग होते हैं, वे लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। इन बातों की चर्चा लोकसभा के संदर्भ में हमने आपके साथ कर रखी है। अब यहां से हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे हम लोगों को लोकसभा के विषय में जानना है। अब एक चीज यह है कि लोकसभा, लोकसभा में कितना सीट है, कितना सीट है, इसको हमें जानना है। अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, उसी को हम लोग मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में लोकसभा में 500 सीट निर्धारित किया गया था। मूल संविधान के अनुकूल हम देखें तो मूल संविधान के अनुकूल लोकसभा में
500 सीट निर्धारित किए गए थे। बाद के वर्षों में जाकर एक 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया। 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया। फिर कालांतर में जाकर 31वां संविधान संशोधन हुआ और 31वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। इस प्रकार से लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा हुआ। साथ ही साथ 7 सीट, 7 अगर हम 7 सीट की बात करें तो ये जो लद्दाख है, आज के डेट में लद्दाख के जिस हिस्सा को आप देख रहे हैं, इस संपूर्ण हिस्सा पर भारत का अधिकार नहीं है, बल्कि लद्दाख की ये जो मध्य वाला इलाका है, इसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ भारत का अधिकार है। लद्दाख के ना पूर्वी भाग में भारत का अधिकार है, ना पश्चिमी भाग में भारत का अधिकार है। लेकिन फिर भी लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र को भारत सरकार अपना बताता है। लद्दाख के पश्चिमी हिस्सा पर पाकिस्तान का अधिकार है और लद्दाख के पूर्वी हिस्सा पर चीन का अधिकार है। तो ये जो चीन और पाकिस्तान के हिस्से वाले क्षेत्र है, इसके लिए 7 गो लोकसभा सीट जो है आपको रिजर्व रखा गया है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या जो अधिक से अधिक हो सकती है, लोकसभा में वर्तमान समय में जो सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है वह है आपको 552। अधिक से अधिक 552, यानी लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना? 552। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है, वर्तमान में जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वह है आपको 543। 543 है वर्तमान में। अब देखिएगा कि हमारा संविधान यानी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो उस समय भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हर समुदाय के लोग रह रहे थे। इन समुदाय के लोगों के अलावा भारत में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के भी लोग रह रहे थे। एक आपको आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग भी रह रहे थे। इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। इंडियन का मतलब भारतीय, एंग्लो का मतलब अंग्रेज। एंग्लो का मतलब अंग्रेज। अब ये एंग्लो इंडियन किसको कहा जाता था, इसको आप समझिएगा। देखिए, आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि अंग्रेज भारत में शासन किया। तो अंग्रेज भारत में शासन किया, भारत पहले आएगा तभी ना शासन करेगा। भारत एवे नहीं करेगा तो भारत में शासन कैसे होगा? तो अंग्रेज भारत में शासन किया मतलब अंग्रेज पहले भारत आया होगा तब ना शासन किया होगा जी। आया ना? क्या होगा ना हो? चलिए, ये चीज है। और अगर हम भारत को देखें तो सिर्फ भारत में अंग्रेज नहीं आया। अंग्रेज ब्रिटेन के निवासी को कहा जाता है। जैसे भारत के निवासी को भारतीय या अंग्रेजी में इंडियन, वैसे ही यूरोप महादेश में एक देश है, उसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन के निवासी को अंग्रेज कहा जाता है। पुर्तगाल के निवासी को पुर्तगाली, फ्रांस के निवासी को फ्रांसीसी। तो इस प्रकार से ये जो फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, ये सभी यूरोपीय थे। और इन सभी यूरोपीय लोगों का भारत आगमन हुआ। और जब यूरोपीय लोग भारत आए ना, तो यूरोपीय लोग के भारत आने का उद्देश्य था भारत में तथा भारत के साथ व्यापार करना।
क्योंकि भारत को प्रकृति ने अमूल्य वरदान दिया है, भारत को अमूल्य वरदान प्राप्त है। भारत प्राकृतिक संसाधन से भरा हुआ देश था। आज के डेट में भले हम पीछे हैं, वो अलग बात है, लेकिन भारत प्राकृतिक संसाधन से भरा पूरा देश था। भारत को लूटने का काम किया। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हुए, भारत को लूटा गया, लेकिन इसके बावजूद हम लोग अभी अच्छी स्थिति में है। अगर भारत को लूटा नहीं जाता तो भारत सुपर पावर होता, अमेरिका के भांति। जो अमेरिका का ओहदा है ना, वो ओहदा भारत का होता। भारत के पास इतना पावर होता। मेन जो ओहदा डिसाइड होता है ना, वो पावर के अनुकूल ओहदा डिसाइड होता है। तो भारत को तो लूटा गया है, इसी वजह से भारत थोड़ा पीछे हो गया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्थिति में भारत है। तो जो यूरोपीय लोग आए, यूरोपीय मतलब ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये लोग आए, ये लोग जो है भारतीय महिलाओं के साथ विवाह किए, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह किए। तो यूरोपीय पुरुष जो भारतीय महिला के साथ विवाह किए, उन दोनों से जो संतान की उत्पत्ति हुई, उसी को एंग्लो इंडियन कहा गया, उसी को एंग्लो इंडियन कहा गया। और ध्यान दीजिएगा, एंग्लो इंडियन होने के लिए यूरोपीय पिता का होना आवश्यक है और भारतीय माता का होना आवश्यक है। मतलब यूरोपीय पिता और भारतीय माता के बीच संबंध स्थापित होने से जो संतान की उत्पत्ति हुई, वही एंग्लो इंडियन कहलाया। क्या कहलाया? एंग्लो इंडियन। तो जब 1947 ईस्वी में भारत को आजादी मिली, तो कुछ यूरोपीय चले गए, अपनी पत्नियों को छोड़कर चले गए, अपने संतान को भी छोड़कर चले गए, कुछ अपनी पत्नी अपने संतान को लेकर चले गए। तो 1947 के बाद यह देखने को मिला कि यूरोपीय पुरुष जो भारतीय महिला से विवाह किया था, वो भारत से जाने वक्त जो है ना, अपने संतान को छोड़ दिया, अपने बीबी को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। तो यूरोपीय पिता से जो संतान की उत्पत्ति हुई थी, वही आंग्ल भारतीय हुआ। और आंग्ल भारतीय की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी आंग्ल भारतीय की संख्या थी। और आंग्ल भारतीय की उतनी अधिक संख्या नहीं थी कि वह चुनाव लड़के के चुनाव जीत सकता है। तो आंग्ल भारतीयों ने डिसाइड किया कि हम भारत में रहेंगे। जब आंग्ल भारतीयों ने डिसाइड किया कि हम भारत में रहेंगे, तो भारत के संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि जब ये आंग्ल भारतीय भारत में रहेगा, तो इसका भी प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में होना चाहिए। तो आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व लोकसभा में होने चाहिए और विधानसभा में होने चाहिए, राज्य के विधानसभा में होने चाहिए, लोकसभा में होने चाहिए और विधानसभा में होने चाहिए। इसी को लेकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े। एक अनुच्छेद 331 और एक अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 331 में यह है कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में राष्ट्रपति करेंगे। और अनुच्छेद 333 में यह है कि एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन विधानसभा में राज्य के राज्यपाल करेंगे, विधानसभा में राज्य के राज्यपाल करेंगे। तो जो आपको अनुच्छेद 331 और 333 है, 331 यह कहता है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति करेंगे। वहीं 333 कहता है राज्यसभा में, सॉरी 333 कहता है विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन कौन करेंगे? राज्यपाल। कौन करेंगे? राज्यपाल। ये चीज है। तो अब समझिएगा, हमारे मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करते रहते हैं
और केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ दिनों पहले 2019 ईस्वी में केंद्र की मोदी सरकार ने गणना करवाया, काउंटिंग करवाया, काउंटिंग, गणना का अंग्रेजी काउंटिंग करवाया कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग अब भारत में हैं कि न हैं। तो हमारे मोदी जी को पता चला कि पूरे भारतवर्ष में मात्र 250 वो आंग्ल भारतीय है, 250 से थोड़ा सा ज्यादा है, समझ गए, उसी के आसपास आंग्ल भारतीय है। जैसे कि लारा दत्ता का नाम सुने हैं, आंग्ल भारतीय है। फिर आपको डेरेक ओब्रायन का नाम सुने हैं? डेरेक ओब्रायन जो है तृणमूल कांग्रेस के तरफ से लोकसभा का सांसद है, डेरेक ओब्रायन, लारा दत्ता, ये सब आंग्ल भारतीय है। और एक क्रिकेटर भी है स्टुअर्ट बिनी, वो भी आंग्ल भारतीय है, वो भी आंग्ल भारतीय है। तो हमारे मोदी जी को जब यह पता चला कि आंग्ल भारतीय लोगों की संख्या भारत में बहुत कम है, तो हमारे मोदी जी ने एक संविधान संशोधन किया। वह है 104 संविधान संशोधन अधिनियम। 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 331 और 333 के प्रावधान को समाप्त कर दिया। मतलब केंद्र की मोदी सरकार ने 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इस प्रावधान को समाप्त कर दिया कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करेंगे और विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करेंगे। इस प्रावधान को 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। वर्तमान समय में अब राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन नहीं करेंगे, राज्यपाल विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन नहीं करेंगे। तो ये 2 वाला प्रावधान लोकसभा में समाप्त कर दिया गया। तो लोकसभा में 545 गो था, लेकिन ये जो 2 वाला प्रावधान समाप्त कर दिया गया, इसी वजह से लोकसभा में सदस्यों की संख्या घट करके 543 हो गया, घट करके 543 हो गया। तो ये जो 543 लिखे हैं ना, वही 2 जो घटा है, वही बात हम आपको समझा रहे थे। और लोकसभा को अगर हम देखें तो लोकसभा में भी प्रत्येक राज्य को जो सीट दिया जाता है वह उस राज्य के जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या, उस राज्य को लोकसभा में उतना अधिक सीट दिया जाता है। जैसे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश को लोकसभा में 80 सीट दिया गया है। फिर महाराष्ट्र को 48 सीट दिया गया है, बंगाल को 42 सीट दिया गया है, बिहार को 40 सीट दिया गया है, तमिलनाडु को 39 सीट दिया गया है। इस प्रकार से प्रत्येक राज्यों को लोकसभा में सीट प्रदान किए गए हैं। तो लोकसभा में जो प्रत्येक राज्य को सीट प्रदान किया गया है, इसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। अब देखिएगा भाई जी लोग, वर्तमान समय में लोकसभा में 543 गो सदस्य होता है। क्या गो? 543। और जानते हैं 543 का 543 निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित, इलेक्टेड होता है। मतलब इसका इलेक्शन होता है, इलेक्शन के द्वारा ये 543 के 543 को चुने जाते हैं। और पिछले सेशन में हम आपको ये बात बताए हैं कि 543 को जो इलेक्टेड होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में कौन भाग लेता है? आम जनता भाग लेता है ना। इसमें कोई दिक्कत? हम ही आप न चुनते हैं, चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं? आप जानते हैं ये जो 543 को चुना जाता है, जब ये 543 को चुना जाता है ना आम जनता के द्वारा, तो ये देखा जाता है कि ये 543 गो में सबसे वरिष्ठ कौन है, सबसे वरिष्ठ कौन है, 543 गो में से सबसे वरिष्ठ कौन है।
अब यहां पर वरिष्ठ का मतलब विद्यार्थी के दिमाग में होगा उम्र, सबसे ज्यादा उम्र का कौन है। यहां पर वरिष्ठता का मतलब ये नहीं, यहां पर वरिष्ठता का मतलब ये है कि यह देखा जाएगा कि 543 सदस्य में से कौन ऐसा सदस्य है जो सबसे अधिक बार लोकसभा का चुनाव जीत कर आया है, सबसे अधिक बार लोकसभा का चुनाव जीत के आया है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई है 4 बार चुन के लोकसभा चला गया, कोई है 5 बार चुन के लोकसभा चला गया, कोई है 8 बार चुन के लोकसभा चला गया, कोई है 10 बार चुन के लोकसभा चला गया। तो यहां पर वरिष्ठता में यह देखा जाता है कि ई 543 में से कौन ऐसा सदस्य है जो सबसे अधिक बार लोकसभा का सदस्य बना है, जो सबसे अधिक बार लोकसभा का सदस्य बना है। वरिष्ठता में यहां पर इस चीज को देखा जाता है। अब 543 में से मान लिया जाए एक्स नाम का कोई व्यक्ति सबसे वरिष्ठ है, समझ गए, एक्स नाम का कोई व्यक्ति सबसे वरिष्ठ है। मतलब 543 में से एक्स ऐसा है जो लगातार 8 बार चुन के चला गया, इसके अलावा सब में कोई 6 बार, कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार चुन के गया है, तो एक्स सबसे वरिष्ठ है। तो अब एक्स जो 543 में से ही है, 543 में ही एक्स भी एगो है, ऐसा नहीं कि 543 से बाहर है एक्स, 543 में ही एक्स भी है, सबसे वरिष्ठ है। तो जो 543 में से एक्स सबसे वरिष्ठ है, इनको यानी एक्स को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त कर दिया जाएगा। एक्स को प्रोटेम स्पीकर यानी हिंदी में अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर एक्स को नियुक्त कर दिया जाएगा। अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर एक्स को नियुक्त कर दिया जाएगा। और जब 543 में से एक्स को अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया जाएगा, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। और जो एक्स प्रोटेम स्पीकर बना है, इसका पहला काम यह है कि ये जो 543 को सदस्य चुना गया है, उसको शपथ दिलाना। लोकसभा के चुने हुए सदस्यों को, चुने हुए नहीं, सॉरी, निर्वाचित कहना ज्यादा बेटर है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। क्योंकि हमारे संविधान में यह प्रावधान है, बिना शपथ ग्रहण के लोकसभा के सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। बिना शपथ ग्रहण के लोकसभा के सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। अगर बिना शपथ ग्रहण का भाग लेता है तो उसको जुर्माना देना होता है, और जितना दिन तक बिना शपथ ग्रहण का भाग लेता है उतना दिन तक 500 रुपया के हिसाब से जोड़ कर देना होता है। अगर एक दिन भाग लिया 500, 2 दिन बिना शपथ ग्रहण का सदन की कार्यवाही में भाग लिया 1000, 3 दिन भाग लिया 1500, 4 दिन भाग लिया 2000, 5 दिन भाग लिया 2500, तो 500 के हिसाब से देना होता है। और नेता पैसा को बड़ी पहचानता है, ठीक है, नेता के हाथ से 100 रुपया लेकर दिखा दीजिए, समझे? तो ये चीज है, इसी वजह से शपथ दिलाया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाते हैं। जब लोकसभा के नए चुने हुए सदस्य का शपथ ग्रहण हो जाता है, तो इसके बाद लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनका शपथ ग्रहण हो गया होता है, 543, अभी 543 को जो है शपथ ग्रहण के बाद सदन की कार्यवाही में भाग लेने लगता है। मतलब सदन में जो काम होता है उसमें भाग लेना शुरू कर देता है। और जब
ये लोग सदन की कार्यवाही में भाग लेना शुरू कर देता है, तो उसके बाद ये 543 सदस्य अपने 543 सदस्य में से ही एगो को अध्यक्ष चुन लेता है। ये 543 सदस्य अपने में से ही एगो अध्यक्ष चुन लेता है और एगो उपाध्यक्ष चुन लेता है, एगो अध्यक्ष चुन लेता है और एगो उपाध्यक्ष चुन लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। अब बकाइए न ज्यादा, मुंह तोड़ देंगे हम। लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन सकता है। जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, वैसे ही स्वतः प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर के पद को समाप्त करने के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं करना होता है और प्रोटेम स्पीकर का कोई कार्यकाल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटेम स्पीकर एक दिन में भी पद खाली कर देता है और कभी कभी ऐसा होता है 15 दिन में भी, कभी कभी ऐसा होता है 1 महीना तक प्रोटेम स्पीकर का पद अस्तित्व में रहता है। तो प्रोटेम स्पीकर का कोई कार्यकाल नहीं होता है और कुल मिलाकर के प्रोटेम स्पीकर को हम देखें तो प्रोटेम स्पीकर का मूल तौर पर 2 काम है। एक है लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और प्रोटेम स्पीकर का दूसरा काम है लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव को करवाना, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव को करवाना। तो पहले प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिला देता है और फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो चुनाव भी प्रोटेम स्पीकर ही करवाता है, वो चुनाव भी प्रोटेम स्पीकर ही करवाता है। और जैसे ही नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः यानी अपने आप समाप्त हो जाता है। बात समझ में आया? अब देखिएगा लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी, अगर हम लोकसभा के पदाधिकारी की बात करें तो लोकसभा के पदाधिकारी के विषय में जानकारी मुख्य तौर पर हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 से लेकर अनुच्छेद 96 देता है। 93, 94, 95, 96। तो लोकसभा के पदाधिकारी के विषय में जानकारी मूल तौर पर हमें अनुच्छेद 93 से लेकर अनुच्छेद 96 देता है। अनुच्छेद 93 क्या कहता है? अनुच्छेद 93 की हम बात करें तो अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा का एगो अध्यक्ष और एगो उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा का एगो अध्यक्ष और एगो उपाध्यक्ष होगा और एगो उपाध्यक्ष होगा। यह बात कहता है आपको अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद किन किन स्थितियों में रिक्त होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब यहां पर आप समझिएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कब कब खाली होता है, कैसे कैसे खाली होता है। पहला कंडीशन यह है कि अगर पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया तब खाली होगा कि नहीं होगा? होगा। तो पहला कंडीशन यह है कि अगर पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया तब खाली हो जाएगा। दूसरा कंडीशन यह है कि ये लोग त्याग पत्र दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तब पद खाली हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? सीधा है
लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को। एकदम आसान है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। दूसरा त्यागपत्र हो गया। तीसरा आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर पद से हटा दिया जाता है तो अब प्रश्न यह उठता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से कौन हटाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से लोकसभा के द्वारा हटाया जाता है। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है। तो ये तमाम स्थितियों में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होता है। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 95। अनुच्छेद 95 क्या कहता है? अनुच्छेद 95 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 95 यह कहता है कि जो आपको लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ पावर होता है। समझिए, कुछ पावर होता है, कुछ की बहुत पावर होता है। इतना पावर होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक कह दिया ना तो सुप्रीम कोर्ट का औकात नहीं है कि उसको काट सकता। इतना अधिक पावर होता है। समझ गए? तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास काफी ज्यादा पावर होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं उस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 95 देता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, अधिकार और शक्ति, कार्य, अधिकार और शक्ति यानी लोकसभा के अध्यक्ष के क्या क्या कार्य है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का तो पहला कार्य यही है कि लोकसभा का सही ढंग से संचालन करना, सदन की कार्यवाही को अच्छे ढंग से क्रियान्वित करना, यह लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है। तो लोकसभा के कार्य, अधिकार, शक्ति के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 95 देता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 96। अनुच्छेद 96 की हम बात करें तो अनुच्छेद 96 किताबी तौर पर यह कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। किताब में यह बात लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझना है। समझना यह है कि अगर मान लिया जाए वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, बीजेपी पार्टी से है, राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा का सदस्य बने हैं। ओम बिरला अध्यक्ष हैं। अब ओम बिरला को अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत हुई और ओम बिरला को अध्यक्ष के पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा में होगा, क्योंकि वो लोकसभा का अध्यक्ष है। तो उनको पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा में हुई, क्योंकि वे लोकसभा के सदस्य हैं। जब उनको पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई तब ओम बिरला अध्यक्ष के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। अगर मान लिया जाए कि ये प्रावधान हमारे संविधान में नहीं होता तो ओम बिरला को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा में हुई और ओम बिरला ही अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ओम बिरला डिसीजन अपने पक्ष में न करता हो, मतलब वो जो है हटने के प्रस्ताव को ही खारिज कर देता या हटने के प्रस्ताव को नहीं मानता। ऐसा हो सकता था या नहीं हो सकता? अगर ढीठ लोकसभा का अध्यक्ष हो जाता, एकदम निर्लज पतित हो जाता, तो वो तो ऐसा कर सकता था। तो संविधान निर्माताओं ने रिस्क नहीं लिया। आगे क्या होगा नहीं होगा, कलयुग है, घोर कलयुग आएगा, महाघोर कलयुग आएगा, समझे? तो संविधान निर्माता कोई रिस्क नहीं लिए, कह दिए
अगर किसी लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का कोई प्रस्ताव आया है और वो प्रस्ताव लोकसभा में चल रहा है, तो उस दौरान वो लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। यह बात कहता है अनुच्छेद 96। बात समझ में आया? अब देखिएगा, जो अपना देश भारत है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे भारत में एक सदन लोकसभा है ना, वो है कि ना है, वैसे ही ब्रिटेन में कौन सदन है, बहुत बार बताए, बोलिए। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन है। तो अब देखिएगा यहां पर, जैसे भारत में लोकसभा है वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है। जैसे भारत में लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक लोकसभा अध्यक्ष को चुन लेते हैं, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य अपने चुने हुए सदस्यों में से एक प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष को चुन लेते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष बनने के बाद अपने पार्टी से त्यागपत्र नहीं देते हैं। लेकिन ब्रिटेन की संसदीय परंपरा के अनुसार अगर कोई ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का अध्यक्ष बना, तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष बनने के बाद उस व्यक्ति को अपने पार्टी से त्यागपत्र देना होता है, और जब तक वह व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर होता है तब तक वह किसी पार्टी विशेष का नहीं माना जाता है। जैसे ही अध्यक्ष के पद से वो हटा, वैसे ही फिर से अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में होता है, बीजेपी से आए हैं, बीजेपी के सदस्य बने हुए हैं, ओम बिरला बीजेपी की सदस्यता छोड़ दिए हैं, नहीं छोड़े हैं, समझ गए, नहीं छोड़े हैं। तो भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा है कि हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष जिस भी पार्टी से होते हैं, अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़नी होती है, उन्हें अपने पार्टी की सदस्यता छोड़नी होती है। यही कारण है कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष किसी भी पार्टी का हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सबका क्लास लगा देता है, प्रधानमंत्री तक को फटकार देता है। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को फटकार रहे थे। भारत में ओम बिरला का औकात है मोदी जी को फटकार दे? औकात है? एकदम नहीं है। जिस रोज फटकार दिए उस रोज ओम बिरला स्वाहा। लिखिए अब। चलिए लिखिए। अरे देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। वो कोई क्या कह रहा है जानते हैं? मेरी भी भाभी का सिलेक्शन हो गया। एगो कह रहा है मेरे फ्रेंड का भी हुआ इस बार, हाल ही फिलहाल उनका ब्रेकअप हुआ था, उनके जीएफ को वाट लग गई। क्या सब आप लोग कर रहे हैं? ये तो ब्रेकअप पे चप कर रहा है। बे महाराज आप लोग मां बकलोल आदमी है। ठीक है, भौजाई का हुआ है, दोस्त का हुआ, तो भौजाई आजकल देखता अपने देवर को, एकदम नहीं देखता।
आपको क्या हुआ है आप ही ना सोचिए। आप अपने विषय में सोचिए महाराज, ने तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। भोजाइये का जो है साड़ी साया ढोइएगा। लिखिए लिखिए अपनी, मार खा लीजिएगा। लिखिए आप। मूल संविधान में कुछ नहीं, पहले हेडिंग मरवाए हैं। कहां थे आप? कौन ग्रह से आए? शुक्र से। लिखिए, मूल संविधान में लोकसभा में सीटों की संख्या मूल संविधान में लोकसभा में सीटों की संख्या 500 थी। 500, 5 पर 00, 5 2 0, 500 थी। सातवां संविधान संशोधन के तहत, सातवां संविधान संशोधन के तहत, सातवां संविधान संशोधन के तहत बढ़ाकर 525 किया गया, बढ़ाकर 525 किया गया। और 31वां संविधान संशोधन के तहत, और 31वां संविधान संशोधन के तहत बढ़ाकर, और 31वां संविधान संशोधन के तहत बढ़ाकर 545 कर दिया गया, और 31वां संविधान संशोधन के तहत बढ़ाकर 545 कर दिया गया, 545 कर दिया गया, 545, 545 कर दिया गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, 552 हो सकती है। जबकि वर्तमान में, जबकि वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 है, जबकि वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 है। है। अगला पॉइंट लिखिएगा। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा में, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन, लोकसभा में, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, कर दिया गया है। अर्थात वर्तमान परिस्थिति में हम यह मान सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में हम यह मान सकते हैं कि लोकसभा एक ऐसा सदन है जिसमें सभी के सभी निर्वाचित सदस्य हैं, जिसमें सभी के सभी निर्वाचित सदस्य होते 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 हैं, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा, सभी राज्यों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में, सभी राज्यों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में, सभी राज्यों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सभी राज्यों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में सीट दिया जाता है। सभी राज्यों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में सीट दिया जाता है। हम लिखा दे लोकसभा सीट या आप लिख के लाइएगा? बोलिए। जो कोढ़िया होगा वो कहेगा लिखा दीजिए, और जो थोड़ा इनोवेटिव होगा, एक्टिव होगा, वो कहेगा लिख के लाएंगे। और कोढ़िया कौन कौन है? पीछे में हाथ उठा रहा। सब इनोवेटिव बनिए, और आज के डेट में अगर आप इनोवेटिव नहीं बनिएगा ना तो कोई उपाय ना है। अच्छा, हम एक शर्त पे लिखा देंगे, किसी भी एक लड़का को उठा के पूछ रहे हैं राज्यसभा में टोटल सीट, अगर सही बता दिए तो हम तुरंत लिखा देंगे, लेकिन हम अपनी मर्जी से पूछेंगे। जिसको उठाकर पूछना हो पूछे उठाकर। लड़का को उठाएगा कि लड़की को? हाँ, लड़का को। अच्छा, पीछे से। पिलर के पास जो खड़ा है, हाँ खड़ा हो जाइए, बोलिए, शुरू हो जाइए। राज्यसभा में 28 राज्य में 28 राज्यों को कितने सीट दिए गए? कौन राज्य को कितना सीट? बोलिए, और इधर मुंह करके, आसपास का कोई नहीं बोलेगा। है महाराज, बैठिए। गांव घर में एगो कहावत है, नाच न आवे तो अगना टेर। समझ, सीधा बोलिए, नहीं हो रहा, बैठिए बैठिए, लिख करके लाइएगा, अगले क्लास में लिखा देंगे। आगे लिखिएगा, प्रोटेम स्पीकर, हेडिंग मारिएगा, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कितना? 10 लाइन जगह छोड़ दीजिए, 10 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, 10 लाइन बहुत हो गया, 10 से 12 लाइन।
जगह छोड़ दीजिए। हाँ, लिख के लाना है, चेक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। प्रोटेम स्पीकर और अस्थाई अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और अस्थाई अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर और अस्थाई अध्यक्ष लिखिएगा। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों में से, लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में भारत के राष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर के रूप में भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। फुल स्टॉप। इनका सबसे प्रमुख काम इनका सबसे प्रमुख काम इनका सबसे प्रमुख काम लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को इनका सबसे प्रमुख काम लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को इनका सबसे प्रमुख काम लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। शपथ ग्रहण के बाद लोकसभा के सदस्य शपथ ग्रहण के बाद लोकसभा के सदस्य सदन की कार्यवाही में शपथ ग्रहण के बाद लोकसभा के सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने लगते हैं तथा साधारण बहुमत के आधार पर अपने सदस्यों में से ही तथा साधारण बहुमत के आधार पर अपने सदस्यों में से ही हाँ उसी में कंटिन्यू, हम कहां बोले हैं चेंज करने। तथा साधारण बहुमत के आधार पर अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं।
एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं तथा साधारण बहुमत के आधार पर ही साधारण बहुमत के आधार पर अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। फुल स्टॉप। जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, वैसे ही स्वतः प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। वैसे ही स्वतः प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। नोट देकर के एक लाइन लिखिएगा, NOT इन नोट देकर लिखिएगा, नोट देके लिखिएगा। अगर लोकसभा के सदस्य बिना शपथ ग्रहण के, 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 बिना शपथ ग्रहण के, बिना शपथ ग्रहण के सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, 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 तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से, तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से, तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपया जुर्माना देना होता है, तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपया जुर्माना देना होता है, तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपया जुर्माना देना होता है। आगे हेडिंग मारिएगा, लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी लोकसभा के पदाधिकारी फुल स्टॉप, फुल स्टॉप क्या, ये तो हेडिंग मरवा कहीं भी है, हम भी फुल स्टॉप। लोकसभा के पदाधिकारी लिखिएगा। अनुच्छेद 93 कहता है कि, अब नीचे से लिखिएगा, अनुच्छेद 93 कहता है कि, अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 93 कहता है कि अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। नीचे से स्टार मार के, स्टार मार के, स्टार मार के। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए
लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। होना जरूरी है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अगला, अनुच्छेद 94 हमें अनुच्छेद 94 हमें अनुच्छेद 94 हमें अनुच्छेद 94 हमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुच्छेद 94 हमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अध्यक्ष 94 हमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की जानकारी प्रदान करता है। 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 अब नीचे से स्टार मार्के, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद निम्न स्थितियों में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। एक नंबर में मृत्यु हो जाता है। लिखिए ना, मृत्यु हो जाता है। 2 नंबर में त्यागपत्र दे देता है। त्यागपत्र दे देता है, उसी में कंटिन्यू, उसी लाइन में कंटिन्यू। त्यागपत्र दे देता है, उसी लाइन में कंटिन्यू। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है 3 नंबर में अगर लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अगर लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अगर लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा देता है। पद से हटा देता है, फुल स्टॉप। आगे अनुच्छेद 95, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार और शक्ति, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार और शक्ति, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार और शक्ति, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में जानकारी, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 96, यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम, पीठासीन अधिकारी के रूप में काम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी के रूप में काम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी के रूप में काम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं करेंगे। नीचे से लिखिएगा, भारतीय संसदीय परंपरा के अनुसार, नोट देकर के लिख लीजिए, इस पॉइंट को नोट देकर के लिखिएगा। भारतीय संसदीय परंपरा के अनुसार नोट देकर के लिखिएगा, भारतीय संसदीय परंपरा के अनुसार, भारतीय संसदीय परंपरा के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष कोमा, लोकसभा के अध्यक्ष कोमा अध्यक्ष बनने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद, रात को कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं रात को आप, हमको ये बात बताइए ना। किसी से बतियाते होते हैं क्या? महाराज सो रहा है, हर क्लास में सोता है, समझे। अध्यक्ष बनने के बाद बताइए, हम लोग इतना थकते हैं, सुबह 8 बजे से रात में 9 बजे तक बकते हैं, कभी 9:30 बजे तक बकते हैं, बीच में कभी गैप रहता है, कभी गैप नहीं भी रहता है, समझ गए। कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता है, समझे। हम लोग को ओंघना चाहिए तो ये ओंघ रहा है। भारतीय संसदीय परंपरा के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देता है, अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देता है,
अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देता है, अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देता है, लेकिन अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देता है, लेकिन ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष, हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष, हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष को, हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष को अध्यक्ष बनने के बाद, हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष को अध्यक्ष बनने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ता है, अपनी पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ता है, अपनी पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए अब सुनिएगा, आज एगो वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, भोजवाला देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं तो देखिएगा और जो है शेयर मारिएगा, ठीक है? लाइक नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, कमेंट नहीं कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, दबा के जिस ग्रुप में उस ग्रुप में शेयर मारिए, ठीक है? ऑनलाइन वाला आप लोग को भी बोल रहे हैं। चलिए, और जो है एगो विद्यार्थी तो हम ही को शेयर कर दिया, ठीक है? एगो विद्यार्थी हमको शेयर करके लिखता है कि इसको आगे शेयर कर दीजिए। अब जो है क्या करना है, पढ़ना है, पढ़िए 1 मिनट में जल्दी जितना बताए हैं लिखाए हैं। लड़की लोग बकलोलवी सब है, ये सब नहीं शेयर मारती है। लड़की लोग को बताइए 50% फी में डिस्काउंट करते हैं, आप लोग को ज्यादा शेयर मारना चाहिए, आपको शेयर के साथ साथ कमेंट भी मारना चाहिए और लाइक भी मारना चाहिए, समझे? महाबकलोलवी सब है। चलिए पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए, आइए तो एक बार बोर्ड पे। आइए बोर्ड पे। मूल संविधान में लोकसभा में कितना सीट? वर्तमान में 543। अच्छा, 2 संविधान संशोधन के तहत सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है। वो 2 संविधान संशोधन कौन कौन है?
सातवां और अधिकतम सदस्यों की संख्या 500, वर्तमान में 543। अच्छा, एक बात बताइएगा कि अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को। अब नवनिर्वाचित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त कौन करता है? अच्छा, प्रोटेम स्पीकर का मुख्य तौर पर काम क्या होता है? नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। अगर कोई संसद सदस्य या लोकसभा सदस्य बिना शपथ ग्रहण का सदन की कार्यवाही में भाग ले, कितना जुर्माना? अच्छा, कौन अनुच्छेद कहता लोकसभा का एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा? कौन अनुच्छेद? अच्छा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्ति के विषय में जानकारी। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया की शुरुआत कौन सदन में होता है? कौन सदन में होता है? लोकसभा में होता है। अध्यक्ष के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी। कौन अनुच्छेद? अच्छा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम करेगा, नहीं ना करेगा? यह बात कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद। अच्छा, ब्रिटेन के भीतर अगर हाउस ऑफ कॉमन का कोई सदस्य बनता है तो उसको अपने पार्टी से त्यागपत्र देना होता है, हाँ या ना? हाँ। भारत के भीतर अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष बनता है तो क्या उसे अपने पार्टी से त्यागपत्र देना होता है? नहीं ना देना होता है। किसी भी राज्य को जो लोकसभा में सीट दिया जाता है किस अनुकूल? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर। इसके बाद आगे बताइएगा कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन संबंधी प्रावधान को किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर? 100। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत करते? किस अनुच्छेद के तहत? और विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता? राज्यपाल। कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 300। इतना बात क्लियर है? चलिए ठीक है। क्वेश्चन लाए हैं लेकिन क्वेश्चन लगेबे नहीं किया। हाँ है। आइए बैठिए। आइए तो क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन लगाया, हमको लगा नहीं लगाया। पलट लिए क्वेश्चन। आइए तो हो गया। चलिए आइए तो, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? कौन एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट में समर्थन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। और इसी के बाद जो है 1931 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ तो कराची में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से पुरजोर तरीका से यह मांग किया कि भारत के आम नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। अर्थात इस सब में जो सही है आपको 1 नंबर, ए नंबर। कौन है? ए नंबर। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है?
मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति। भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार को क्या लागू कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब भारत के सभी न्यायालय क्यों नहीं होगा? भारत के सभी न्यायालय इस वजह से नहीं होगा क्योंकि भारतीय न्यायिक परंपरा के अंतर्गत आपको सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, यानी अधीनस्थ न्यायालय है, यानी सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय। सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय जो है मौलिक अधिकार को लागू नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, मतलब इसे जो है न्यायालय के आदेश से लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा, आपातकालीन स्थिति में। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। मौलिक अधिकार, अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित है। पहला ये है, संविधान में उल्लिखित है। प्रजातांत्रिक है, लोक कल्याणकारी है, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, एकदम आवश्यक है, बिना इसका हो ही नहीं। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। 1, 4 और 5 सी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 12 से 35। 12 से 35। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वे राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। राज्य के विरुद्ध है या नहीं है? मौलिक अधिकार जो लोगों को प्राप्त है राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त है। समझ गए? यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। एकदम है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है ना? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की बिल की भांति नहीं है। हाय न हो, हाय। 1 और 2 होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत किया हुआ है? समानता का अधिकार है, रुकिए ना। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। ये जो है ना 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमको लग रहा था अनुच्छेद 132 है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18। 2, 3 और 4। इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद सब लोगों का।